बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टॉपल्स के बारे में। स्टॉपल्स को अम्र माना भी कहा जाता है। नो बिफोर गोइंग टू द टॉपिक, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोस मिलती रहें। तो आज का हमारा टॉपिक है स्टॉपल के बारे में। स्टॉपल कहते हैं अम्र माना को। स्टॉपल निकला है एक फ्रेंच वर्ड से जिसका नाम है एस्टोपेल। एस्टोपेल का मतलब है स्टॉप या किसी चीज़ को रोक देना या उसमें रुकावट डाल देना। अब चूँकि हम ये पढ़ रहे हैं कानून शहादत ऑर्डिनेंस के अंदर स्टॉपल, तो अमूमी तौर पे यही समझा जाता है कि स्टॉपल का मतलब यही होगा कि जब आपने गवाही दे दी तो फिर आप उस गवाही से फिर नहीं सकते। ये स्टॉपल की एक किस्म तो हो सकती है बट नॉट इन द ब्रॉडर वे। अगर आप ब्रॉडर वे की तरफ जाएं तो स्टॉपल बहुत सारी चीज़ों पे अप्लाई होता है। जो बेसिक इसकी डेफिनेशन है उसमें ये आता है कि जब आपने किसी एक फैक्ट को इस तरह से अगले बंदे पे इंड्यूस कर दिया और उस बंदे ने आपके उस फैक्ट को सही मान के उसके ऊपर कोई काम कर लिया और फिर उस पर नुकसान हो गया, तो ऐसी सूरत में आपने जो पहले स्टेटमेंट दी थी उस स्टेटमेंट से फिर नहीं सकते। तो ये इसकी जो रेलिवेंट प्रोविजंस हैं वो आर्टिकल 114 से 116 तक हैं और इसमें आपकी जो 54 to 58 जो कि हमने पिछले टॉपिक में पढ़ी थी वो भी इसकी रेलिवेंट प्रोविजंस बनती हैं। अब जैसा कि मैंने पहले बताया कि स्टॉपल समझा ये जाता है कि गवाही दे दी तो उससे फिर नहीं सकते, लेकिन स्टॉपल और बहुत सी चीज़ों पे भी अप्लाई होता है इन द सिविल मैनर्स। पहली तो हमने पढ़ी कि आपने शहादत दे दी, एविडेंस दे दिया तो फिर आप उससे फिर नहीं सकते। दूसरी जो मैंने अभी आपको बताई वो है कि आपने अपने कंडक्ट से एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया कि अगले बंदे ने उस पर अमल करके कोई नुकसान उठा लिया, तो ऐसी सूरत में भी आप अपनी पहली स्टेटमेंट से फिर नहीं सकते, वहाँ पे भी आपका स्टॉपल लग जाएगा। व्हेन समथिंग इज़ डिसाइडेड इन द कोर्ट, तो वो भी आपका स्टॉपल होगा। इन चीज़ों को हम वन बाय वन बड़ी तफसील से पढ़ेंगे और इसमें ये आ जाएगा कि जब आपने कोई कंट्रैक्ट कर लिया, कंट्रैक्ट में आपने सम फैक्ट्स रख दिए कि मैं ये करूँगा और वो दूसरा बंदा ये करेगा, तो ये चीज़ें भी स्टॉपल के ज़ुमरे में आएंगी। व्हेन एवर यू हैव डिसाइडेड समथिंग इन द कंट्रैक्ट। तो इन चीज़ों को हम तफसीलन आगे पढ़ते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें आपकी काइंड्स ऑफ स्टॉपल में कवर हो जाएंगी। इसमें आपको समझ भी आ जाएगा कि स्टॉपल बेसिकली कहते किसे हैं और स्टॉपल का पर्पस क्या है और इसका ऑब्जेक्ट क्या है। जो स्टॉपल का ऑब्जेक्ट है वो ये है कि मोर एंड मोर जो लिटिगेशंस होती हैं कोर्ट में उनको कम किया जाए, क्योंकि कोर्ट के पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बर्डन होते हैं, तो कोर्ट उनको डील कर रही होती है, ना कि जो पहले से डिसाइडेड फैक्ट्स हैं बंदा उनके पीछे भागता रहे और बार बार एक ही चीज़ को डिसाइड ना करता रहे। स्टॉपल का जो बेसिक ऑब्जेक्ट है वो यही है। अब हम आते हैं इसकी काइंड्स की तरफ। जो इसकी सबसे पहली काइंड्स है, इसकी 3 काइंड्स हैं। जो फर्स्ट काइंड है वो है स्टॉपल बाय कंडक्ट। इसको पढ़ने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा कि फॉर एग्जांपल एक बंदा है ए, उसके पास एक प्रॉपर्टी है एक्स। अब ये जो प्रॉपर्टी है एक्स ये बेसिकली ए के नाम पे नहीं है, ये उसके फादर के नाम पे है। अब वो एक और बंदा बी
अब वो बी को ये यकीन दिला देता है अपनी मिस रिप्रेजेंटेशन से कि ये जो एक्स प्रॉपर्टी है ये मेरी है। अब जब उसको यकीन हो जाता है बी को, तो बी ए से ये वाली प्रॉपर्टी बाय कर लेता है, ख़रीद लेता है। जब बी ए से ये वाली प्रॉपर्टी एक्स प्रॉपर्टी ख़रीद लेता है तो उसके कुछ अर्सा बाद जो ए का फादर है वो फोत हो जाता है और ऑटोमेटिकली ये जो एक्स प्रॉपर्टी है ये ए की हो जाती है। अब जब ए के पास इस प्रॉपर्टी का राइट आ जाता है तब वो कोर्ट में चला जाता है कि मैंने जब बी को ये प्रॉपर्टी बेची थी तब वो प्रॉपर्टी मेरे पास नहीं थी, मेरी वो मलकियत नहीं थी, लेकिन चूँकि अभी वो मेरी मलकियत बन गई है लिहाजा बी से मुझे वो प्रॉपर्टी वापस दे दी जाए। अब कोर्ट ये है कि कहेगी कि व्हेन एवर यू इंड्यूस्ड बी, कि जब आपने बी को इंड्यूस कर लिया वन टाइम तो उसके बाद आप इस चीज़ से मुकर नहीं सकते कि वो प्रॉपर्टी आपकी नहीं थी। अब वो आपकी हो गई है तो अब आपकी डील फाइनल हो गई है। अब हम दोबारा से ये सारा प्रोसेस नहीं करेंगे। तो जो कंडक्ट का स्टापल होगा उसमें जो एसेंशियल्स होंगे ये आपका आर्टिकल 114 है। उसके जो एसेंशियल्स होंगे उसमें सबसे पहला एसेंशियल होगा कि मिस रिप्रेजेंटेशन। आपने दूसरे बंदे को अपने कंडक्ट से, अपने डिक्लेरेशन से, अपने एक्ट या अपने ओमिशन से इस तरह से इंड्यूस किया कि उसने आपकी इस इंड्यूसमेंट में आके वो प्रॉपर्टी ख़रीद ली या वो काम कर दिया जो आप चाहते हैं। सबसे पहली चीज़ आएगी कि आपने उसको मिस रिप्रेजेंट किया। मिस रिप्रेजेंट आप डिक्लेरेशन से भी कर सकते हैं कि जी ये तो मेरे ही राइट है। आप एक्ट से भी कर सकते हैं कि उसको थोड़ा सा कंफ्यूज करके। आप अपने ओमिशन से भी कर सकते हैं कि ओमिशन कहते हैं कि जहाँ पे आपकी ड्यूटी बनती है वो काम करना और आपने वो काम ना किया हो, उस तरीके से भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वो आपसे कह रहा होगा कि ये आपकी प्रॉपर्टी है, आप आके से चुप रहें, हालांकि बोलना आपका बनता था वहाँ पे कि भाई नहीं ये प्रॉपर्टी मेरी नहीं है। तो जो आपकी मिस रिप्रेजेंटेशन है वो डिक्लेरेशन से हो सकती है, वो एक्ट से हो सकती है, वो ओमिशन से हो सकती है। अब ये मिस रिप्रेजेंटेशन होगी किस बारे में? ऑफ एग्जिस्टिंग फैक्ट्स। यानी आपके वो वाले फैक्ट्स जो रियली एग्जिस्ट करते हैं, ये आपके प्रॉमिसेस और इंटेंशंस नहीं हैं। यानी आपने प्रॉमिस नहीं किया किसी के साथ, आपने कोई इंटेंशन नहीं दिखाई कि अगला बंदा आपसे इंड्यूस हो जाए। आपने उसको यही बताया है कि ये रियल है। अगर ऐसी सूरत में आपने ये बताया है तो स्टॉपल आपका अट्रैक्ट करेगा, अदरवाइज़ नहीं करेगा। इसमें जो तीसरी चीज़ आ जाएगी वो है बिलीफ। कि आपने दूसरे बंदे को टोटली बिलीव दिला दिया कि भाई हाँ ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये बिल्कुल सच है। दूसरे बंदे को आपने इतना यकीन दिला दिया कि दूसरे बंदे ने उसको सच समझ लिया। और चौथी चीज़ आएगी एक्शन। जब उस बंदे ने आपकी बताई हुई बात को सच समझ लिया तो उसने कुछ एक्शन किया। ए और बी की जो एग्जांपल मैंने दी तो उसमें उसने एक्शन बी ने ये किया कि उसने वो प्रॉपर्टी ख़रीद ली। और उसके बाद क्या आएगा? प्रॉक्सिमेट।
काज। अब उसके जो प्रॉपर्टी ख़रीदने का अप्रॉक्सीमेट काज था, वो वजह थी आपकी मिस रिप्रेजेंटेशन। उसके पीछे ये काज नहीं था कि उसको पता हो कि भाई ये प्रॉपर्टी तो इसकी है ही नहीं, मैं ख़रीद लेता हूँ तो बाद में जाए बाहर में जिधर मर्जी जाए। तो उसका जो अप्रॉक्सीमेट काज होना चाहिए वो आपकी मिस रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। उसके बाद जो अगला इसका एसेंशियल है वो होना चाहिए अनअवेयरनेस। यानी कि जिस तरह एग्जांपल में मैंने बी का हवाला दिया, तो बी को पता नहीं होना चाहिए कि ये जो प्रॉपर्टी वो ख़रीद रहा है वो वाकई ही एक ही नहीं है। उसको इतना बिलीव हो जाना चाहिए उसकी मिस रिप्रेजेंटेशन से कि ये जो प्रॉपर्टी है ये वाकई ही एक ही है, तब जाके आपका जो एस्टॉपल है वो अट्रैक्ट करेगा। ये जो एस्टॉपल की एक काइंड हमने पढ़ी, ये आपके आर्टिकल 114 में दी गई है। अब अगली जो इसकी काइंड है वो है एस्टॉपल बाय रिकॉर्ड। इसको एस्टॉपल बाय रिकॉर्ड भी कहते हैं और एस्टॉपल बाय जजमेंट भी कहते हैं। आर्टिकल 54 टू 58 में हमने पढ़ा कि जब कोई केस रेस जुडिकाटा हो जाता है, यानी व्हेन एवर समथिंग इज़ डिसाइडेड इन द कोर्ट, तो दोबारा उसी चीज़ पे लिटिगेशन नहीं हो सकती। कि जब भी कोई चीज़ कोर्ट में डिसाइड हो जाती है तो फिर उसी कोर्ट में दोबारा उसी मामले पे कोई भी लिटिगेशन नहीं हो सकती। अब रेस जुडिकाटा जो है ये पूरे के पूरे केस को डील करता है, यानी कि पूरे के पूरे केस का जो डिसीजन आएगा उसको डील करता है। तो आपका स्टॉपल हो जाएगा, यानी आपको स्टॉप कर दिया जाएगा कि आप नेक्स्ट लिटिगेशन सेम कोर्ट में नहीं कर सकते। ये अब जो ये स्टॉपल है ये थोड़ा सा आगे जाता है, ये चला जाता है इशू रेस जुडिकाटा पे। रेस जुडिकाटा पे भी स्टॉपल लगेगा और एक और चीज़ इशू रेस जुडिकाटा। अब ये इशू रेस जुडिकाटा क्या है? जब भी आप कोई प्लेंट फाइल करते हैं सिविल कोर्ट में, आपने प्लेंट फाइल की, जो डिफेंडेंट है उसने रिटन स्टेटमेंट फाइल कर दी आपकी प्लेंट के अगेंस्ट, यानी आपने कहा कि जी इसने मुझसे 10,000 रुपये लिए। ए ने कहा कि इसने 10,000 रुपये लिए, बी ने कहा यस मैंने लिए। तो जितनी भी चीज़ें आपने कहीं उसके अगेंस्ट बी ने कुछ ना कुछ स्टेटमेंट दे दी, कुछ ना कुछ स्टेटमेंट उसने एक्सेप्ट कर ली, कुछ उसने डिनाई कर दी। अब जो जो चीज़ें 1 2 3 4 उसने एक्सेप्ट की हैं, ये सारी चीज़ें इशू फ्रेम हो जाएंगे। 1 2 3 4 जी, इशू नंबर 1 उसने एक्सेप्ट किया, इशू नंबर 2 उसने डिनाई किया। तो जो जो चीज़ें उसने एक्सेप्ट कर ली होंगी वो आपकी स्टॉपल हो जाएंगी, यानी कि उसके बाद आप दोबारा उसको डिनाई नहीं कर सकते। बेसिकली जो स्टॉपल है उसका बेसिक यही है कि आप अपनी स्टेटमेंट से कंट्राडिक्ट नहीं कर सकते। जब भी आप कंट्राडिक्ट करेंगे तो स्टॉपल आपसे कहेगा कि स्टॉप, आपने पहले इसको एक्सेप्ट किया हुआ है। तो रेस जुडिकाटा आपके केस के डिसीजन को डील करता है, बट जो इशू रेस जुडिकाटा है वो जो जो इश्यूज़ आपने एक्सेप्ट किए हुए हैं उन पे भी आपको स्टॉप कर देता है कि नेक्स्ट आप उन इश्यूज़ को लेके दोबारा उनको डिनाई नहीं कर सकते। अगली जो इसमें चीज़ आ जाती है कि जजमेंट्स होती हैं 2 टाइप की। 1 इज़ जजमेंट इन रेम। जजमेंट इन रेम उस जजमेंट को कहते हैं
जो आपके पूरे वर्ल्ड के ख़िलाफ़ हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बंदा है, प्रोबेट का केस उसका फाइनल हुआ है। प्रोबेट कहते हैं विल को, विल डिसाइड हुई है। अब विल में ये बंदे थे जिन्होंने कहा कि इस विल में हमारा शेयर बनता है या इसमें हमारी विरासत में हमारा हिस्सा इस विरासत में बनता है। अदालत ने क्या किया, वो जो विल है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी ए बी डी एफ, ई और सी का उसने कहा कि भाई ई और सी जो हैं इनका हिस्सा नहीं बनता, इनका हिस्सा बनता है, लिहाजा ये विल इनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाए। अब जब डिसीजन हो गया तो ये जो डिसीजन होगा ये ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने बंदे हैं ये उन पे भी बाइंडिंग होगा, ना सिर्फ ये वाली पार्टीज़ बल्कि जो एक्स वाई जी और भी लोग हैं, जितने भी दुनिया में लोग हैं उन पे भी ये बाइंडिंग होगा। यानी ये भी ये डिमांड नहीं कर सकता, ये भी ये डिमांड नहीं कर सकता कि ये मेरी है, ये भी ये डिमांड नहीं कर सकता ये मेरी है। तो ये होगा जजमेंट इन रेम। अब ये जो दो बंदे हैं ये भी दोबारा सेम डिमांड नहीं कर सकते। अब स्टापल पूरे वर्ल्ड के लोगों पे लग गया जजमेंट इन रेम की सूरत में कि आप जो हैं दोबारा कोर्ट में लिटिगेशन फाइल नहीं कर सकते। ये थी जजमेंट इन रेम। इसमें एक और चीज़ भी आती है कि जब कोर्ट किसी मैट्रिमोनियल केस को फाइनल करती है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोर्ट ये फाइनल करती है कि जो ए है वो फ़लाँ की बीवी है, तो फिर वो उसी की ही बीवी मानी जाएगी। कोई और बंदा ऑल ओवर द वर्ल्ड क्लेम नहीं कर सकता कि ये मेरी बीवी है। ये हमने बड़ी तफसील से जजमेंट इन रेम जो है ये पीछे जो आर्टिकल 54 टू 58 हमने पढ़े रेलिवेंसी ऑफ जजमेंट्स में, उसमें हमने ये पढ़ी है। आगे अगर आप आएँ तो दूसरी किस्म की जो है वो है जजमेंट इन पर्सोनम। जो जजमेंट इन रेम थी वो ना सिर्फ पार्टी पे बाइंडिंग थी, जो पार्टीज उसमें आती हैं, बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड वो बाइंडिंग थी। बट जो जजमेंट इन पर्सोनम होती है वो ओनली बाइंडिंग टू द पार्टीज़ होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई कंट्रैक्ट किया हुआ है, कंट्रैक्ट कोई भी हो सकता है, कोई भी तिजारती मुआहिदा हो सकता है। अब उस मुआहिदे के अगेंस्ट जो जजमेंट आएगी तो वो जो जजमेंट होगी वो जजमेंट इन पर्सोनम होगी कि वो सिर्फ़ और सिर्फ ए और बी के दरमियान अगर कोई कंट्रैक्ट हुआ है और जजमेंट आ जाती है तो वो जजमेंट इन दोनों पार्टीज़ पे बाइंडिंग होगी, किसी और बंदे पे वो बाइंडिंग नहीं होगी। तो ऐसी जजमेंट को कहेंगे जजमेंट इन पर्सोनम। अब जब ये सारी जजमेंट्स को हमने जब डिस्कस किया है, ये जितनी चीज़ों को, ये सारी चीज़ें डिसाइडेड हैं। वेन एवर समथिंग इज़ डिसाइडेड द स्टापल वर्क्स, कि जब कोई चीज़ डिसाइड हो जाती है तो फिर उसके बाद उस पर लिटिगेशन की गुंजाइश नहीं रहती। हाँ, गुंजाइश एक सूरत में रहती है, अगर आपकी जो जजमेंट है वो फ्रॉड से हो, वो कलूजन से हो या वो इनकम्पिटेंसी ऑफ द कोर्ट से हो, तो ऐसी सूरत में आपके पास ऑप्शन होता है। अदरवाइज स्टापल वर्क्स इन दिस, कि जब कोई चीज़ डिसाइड हो जाती है तो उसके बाद उस पर लिटिगेशन नहीं होगी। तो अगला जो हमारी काइंड है वो है स्टापल बाय डीड। जो जजमेंट इन पर्सोनम में हमने पढ़ा वो कंट्रैक्ट के अगेंस्ट अगर कोई केस कोर्ट में जाता है और कोर्ट उस केस को डिसाइड कर देती है तो वो जो जजमेंट होगी वो जजमेंट इन पर्सोनम होगी। लेकिन उससे पहले
जब आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ए और बी अगर आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ए कहता है कि मैं आपको हर 3 महीने बाद 10,000 रुपया दूंगा और आप हर 3 महीने बाद मुझे 6 टीवी दोगे, तो ये इनका एक कॉन्ट्रैक्ट है। अब जब इसने ये एक्सेप्ट कर लिया कि ये 10,000 रुपया देगा और इसने एक्सेप्ट कर लिया कि ये 6 टीवी देगा आफ्टर 3 मंथ्स, तो इन दोनों पे एस्टापल वर्क करेगा कि फिर आप इस चीज़ से डिनाई नहीं कर सकते। तो ये आपकी जो काइंड होगी ये होगी एस्टापल बाय डीड या कॉन्ट्रैक्ट। अब बहुत सारी ऐसी जगह होंगी जहां पे आपका एस्टापल वर्क नहीं करेगा, तो ये कहां कहां पे आपका जो एस्टापल है वो अप्लाई नहीं होगा। सबसे पहला पॉइंट ऑफ लॉ, अगर लॉ ने स्पेसिफिकली कह दिया है कि भाई यहाँ पे एस्टापल अप्लाई नहीं होगा तो फिर नहीं होगा, क्योंकि लॉ के अगेंस्ट एस्टापल, बल्कि एस्टापल क्या कोई भी चीज़ लॉ के अगेंस्ट वर्क नहीं कर सकती। व्हेन एवर देयर इज़ समथिंग रिटन कि भाई ऐसा जो अगर केस आएगा तो एस्टापल नहीं होगा तो फिर वो नहीं होगा। अगेंस्ट स्टैचू, ये भी उससे मिलती जुलती चीज़ है कि आपके लेजिस्लेचर ने कोई कानून बना दिया है कि जी यहाँ पे एस्टापल वर्क नहीं करेगा तो वहाँ पे भी एस्टापल वर्क नहीं करेगा। अब इन दोनों की अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, हमने जजमेंट्स पढ़ी तो जजमेंट्स काउंट होती हैं क्योंकि वो डिसाइडेड केसेस होते हैं, वो काउंट होती हैं कि वो एस्टापल होंगी। लेकिन अगर वो जजमेंट आपकी फ्रॉड, कलूजन या वो उससे मतलब इनकम्पिटेंसी ऑफ द कोर्ट से हासिल की गई हूँ तो वहाँ पे आपका एस्टापल नहीं लगेगा। ये आपका आर्टिकल 58 ऑफ QSO कहता है कि जब कोई जजमेंट्स फ्रॉड से हासिल की गई होंगी तो उन पे एस्टापल नहीं लगेगा, उन पे दोबारा लिटिगेशन हो सकती है। तो ये कानून ने लिख दिया तो मतलब वहाँ पे एस्टापल नहीं होगा। अब आ जाते हैं ऑन क्वेश्चन ऑफ राइट्स। ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है कि जो एस्टापल है आपका वो बेसिकली क्वेश्चन ऑफ फैक्ट को डील करता है। कोई राइट क्रिएट इटसेल्फ नहीं करता। जो हमने सबसे पहले एग्जांपल पढ़ी ए और बी की एक्स प्रॉपर्टी के रिलेटेड, तो उसने इसमें बी पे एक्स प्रॉपर्टी का राइट जो है वो डेजिग्नेट नहीं किया, वो डिफाइन नहीं किया। उसने सिर्फ ए को रोक दिया कि भाई आप अब बस करो, स्टॉप हो जाओ। उसने ए को स्टॉप कर दिया ताकि बी के साथ कोई ज़्यादती ना हो, कोई नया राइट उसने इंट्रोड्यूस नहीं कराया। तो जो आपका एस्टापल है वो डजेंट वर्क ऑन क्वेश्चन ऑफ राइट, इट वर्क्स ऑन क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स ओनली। अगली चीज़ आ जाएगी कि क्रिमिनल केसेस में भी एस्टापल का कोई कानून मौजूद नहीं है, इट ओनली वर्क्स इन सिविल केसेस। अब लीगल डिसेबिलिटी भी आ जाते हैं। ये क्या चीज़ है? लीगल डिसेबिलिटी ये है कि आप इस पोजीशन में नहीं हैं कि आप किसी को इंड्यूस कर सकें। अब अगर आप यही एग्जांपल ले लें ए और बी की एक्स प्रॉपर्टी के रिलेटेड, अब ये जो एक्स प्रॉपर्टी है ये ना तो ए की है, ना उसके बाप की है, ना उसके चाचे की है,
ये किसी और की प्रॉपर्टी है, और बी ने फ्रॉडुलेंटली ए ने फ्रॉडुलेंटली बी को इंड्यूस कर लिया कि ये जी मेरी है। अब यहाँ पे ए अंडर अ लीगल डिसेबिलिटी कि वो इस प्रॉपर्टी को अपना नहीं कह सकता, लेकिन उसने बी को रियलाइज़ करवा दिया कि भाई हाँ जी ये मेरी है, आप इसको ख़रीद लें। तो ऐसी सूरत में अगर बी ख़रीदता है तो ये एक कंट्रैक्ट वाइड अब इनिशियो है, यानी कि ये कंट्रैक्ट शुरू से ही वाइड है। तो ऐसी सूरत में इस पे लिटिगेशन होगी और बी के नुकसान का अजाला ए से किया जाएगा। यानी अगर कोई लीगल डिसेबिलिटी है तो आप पे एस्टॉपल का कानून नहीं लगेगा, उस पे लिटिगेशन हो सकती है। तो ये हमने वो पॉइंट्स पढ़े कि जहाँ जहाँ पे एस्टॉपल अप्लाई नहीं हो सकता। दोबारा उसी चीज़ पे आते हैं कि एस्टॉपल कोई छोटी टर्म नहीं है जो हम ये समझते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ ये शहादत पे अप्लाई होती है। तो ये शहादत पे सिर्फ अप्लाई नहीं होती, ये आपके डिसाइडेड केसेस पे अप्लाई होती है, ये आपके कॉन्ट्रैक्ट्स पे अप्लाई होती है, और इसकी 3 किस्में हैं। तो ये ऐसी मतलब ये इसका जो बेसिक मतलब यही है कि एस्टॉपल उसे कहते हैं कि जब आप कोई स्टेटमेंट दे दें तो आप उसके कंट्राडिक्ट स्टेटमेंट नहीं दे सकते इन द कोर्ट। आज जो हमने इसकी काइंड्स के बारे में पढ़ा, इसकी जो सबसे पहली काइंड्स है वो है एस्टॉपल बाय कंडक्ट, यानी कि आपने कोई ऐसा कंडक्ट कर दिया कि जिसकी वजह से अगला बंदा इंड्यूस हो के उसने कोई ऐसा एक्ट कर दिया जिसकी वजह से उसका नुकसान हो गया। देन आप अपनी उस चीज़ से नहीं फिर सकते कि जी आपने उसको मतलब इंड्यूस किया था। सेकंड इसमें आ जाएगी एस्टॉपल बाय रिकॉर्ड या जजमेंट, यानी जो कोर्ट में डिसाइडेड केसेस हैं, जब वो डिसाइड हो जाते हैं देन एस्टॉपल वर्क्स, उसके बाद दोबारा लिटिगेशन उनमें नहीं हो सकती। उसमें आपके रेस जुडिकाटा, इशू रेस जुडिकाटा, जजमेंट इन रेम, जजमेंट इन पर्सोनम आ जाएंगे। थर्ड वन इज़ एस्टॉपल बाय डीड, व्हेन एवर आप किसी कंट्रैक्ट में एंटर हो गए हैं तो उस कंट्रैक्ट की जो मतलब फैक्ट्स हैं उनको आपने एक्सेप्ट कर लिया है, तो वहाँ पे भी आपका एस्टॉपल वर्क करेगा। और जहाँ जहाँ पे अप्लाई नहीं करेगा, जहाँ पे पॉइंट ऑफ लॉ होगा, जहाँ पे कोई स्टैच्यू रिटन में आ जाएगा, वहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। क्वेश्चन ऑफ राइट पे अप्लाई नहीं होगा, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट पे अप्लाई होगा। क्रिमिनल केसेस में भी ये अप्लाई नहीं होगा। एंड व्हेन एवर देयर इज़ अ लीगल डिसेबिलिटी, तो वहाँ पे भी एस्टॉपल आपका वर्क नहीं करेगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, इसको दोस्तों में भी शेयर करें, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।